पीएन हंडू, टेकालाल टपलू, तेजादर, प्रेमनाथ भट्ट, अनिल बान और भी बहुत से नाम। कितने नाम आप ले सकते हो। ये एक ऐसी कहानी है जिसके भीतर अनगिनत वो चेहरे भी हैं जिन्होंने 18 और 19 जनवरी की रात को 1990 में उस जेनोसाइड का जो शिकार हुए थे। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उस दिन के बाद अभी तक अपनी मानसिक स्थिति से उबर नहीं पाए हैं। एक ऐसा दंश, विस्थापन का वो दर्द अभी तक एक समुदाय भूल नहीं पाया है। हिंदू समुदाय, कश्मीरी पंडित समुदाय अपने घर को छोड़कर एक फरमान के तहत छोटे छोटे बच्चों को जो सामान मिला वो लेकर निकलने पर मजबूर हुए थे, घाटी छोड़ने पर मजबूर हुए थे। वो आज का दिन था, बीती रात थी, और उससे पहले तो कई कत्ल हो चुके थे। लेकिन जब अपने घरों को छोड़ा तो आज शुरू हुआ था पलायन, वो विस्थापन। आज तक वो जो दर्द है वो परिवार समेटे हुए हैं। मई जून की गर्मियां जम्मू के उन इलाकों में पहली बार उन बच्चों ने गुजारी थी जिन्होंने कभी तपते सूरज का वो सेक नहीं सहा था। वो उन पत्थरों में सांप बिच्छुओं के बीच पले बड़े थे। आज इसी पे बात करेंगे कि एक ऐसी रात, इसे काली रात कहते हैं, एक ऐसा अध्याय बन चुका है कि आज भी देश भर में अलग अलग शहरों में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं। एक उम्मीद दिल में है कि घाटी वापस जाएंगे, अपने घर वापस जाएंगे। लेकिन सियासत है, सियासतदानों के अपने बयान हैं। सियासत कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच भी है, आप इसे भी नहीं निकाल सकते हो। लेकिन वापसी होगी नहीं होगी यह सवाल तो बना रहेगा। लेकिन आज इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ विकास पंडित हैं, हमारे ऑडिटर हैं यहां पर। इन्होंने वो दिन देखा हुआ है, वो दर्द सहा है। तो पहले इनके पास ही चलता हूं। तो विकास, आज का दिन, वो रात कैसी लगती? सर, वो रात 18 और 19 के मध्य की रात, फ्राइडे की रात थी, और अक्सर उन दिनों लेट नाइट मूवीज चला करती थी। तो हमारे घर में भी मूवीज का चलन था देखने का, क्योंकि तब ज्यादा माध्यम थे एंटरटेनमेंट के। तो पार्टीज होती थी शाम को, छोटी मोटी कॉफी बना ली, पेस्ट्री, हम बच्चे उसी में खुश थे कि खाने को मिल जाएगा। हम वेट कर रहे थे रात में मूवी स्टार्ट होगी तो हमारी भी पार्टी स्टार्ट होगी। और अचानक मूवी से पहले हमारे घर के बाहर लाउड स्पीकर की आवाज आ रही है। जब मूवी कौन सी थी? दस्तक मूवी से। दस्तक। मैं आपसे ये कहूंगा कि मुझे कश्मीर की कोई भी चीज याद नहीं है। 6 साल का बच्चा था मैं, मुझे अपना घर भी याद नहीं है कहाँ पे है वो। लेकिन वो मूवी का नाम और वो रात मुझे आज भी होती है। आज भी वो बुरे सपने मेरे रात में आते हैं और मैं जाग जाता हूँ। लगभग 36 साल हो गए हैं, आज मैं 42 ईयर्स का हूँ, लेकिन वो बुरी यादें आज भी मेरे दिमाग में छप रही है। तो मूवी का वेट कर रहे थे हम, अचानक से लाउड स्पीकर्स में आवाजें आने लगी। वो लाउड स्पीकर कहाँ लगे, कैसे लगे, समझ में नहीं आया। जबकि मस्जिद हमारे घर से थोड़ी दूर थी, अजानें आती रहती थी, उस पे हम आ भी थे, क्योंकि ये चीजें चलती। मंदिर भी था वहाँ, गणेश जी का काफी बड़ा मंदिर था। हम बगल में रहते थे, गणपति आए, गणेश जी का बहुत बड़ा मंदिर, तो मस्जिद भी साथ में, तो ये हमारा डेली रूटीन। लेकिन उस रात को जो अजानें स्टार्ट हुई बस पे, उससे हम घबरा गए कि ये अचानक से क्या हो गया। और उसमें जो पहली लाइन थी कि रेलियो वेल्यू या सेल्यू, यानी कि उसका मतलब ये रहता है या तो आप कन्वर्ट हो जाओ, या मर जाओ, या भाग जाओ। तो ऐसी चीजें सुनने क्या लाइन क्या दोबारा मैं सुनना चाहूँ? रेलियो वेल्यू या सेल्यू, या तो कन्वर्ट हो जाओ आप, या मर जाओ, या भाग जाओ। तो ये चीजें सुनकर, कन्वर्ट मीन्स कि आप मुस्लिम, हाँ। तो ये चीजें पहली बार हम सुन रहे थे तो हम डर गए। हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे पेरेंट्स थे, मेरे ताऊ जी थे, मेरे चाचा जी थे, मेरी मदर थी, मेरी दाई थी। हम सब घबरा गए, ये क्या हो रहा है। और हम बिल्कुल खिड़की से देख रहे हैं कि ये अजानें आ कहां से रही है। तो देखा तो बिल्कुल हमारे घर के पीछे ही लाउड स्पीकर लगा हुआ था, आवाजें गूंज रही थी, नाले तकबीर, अल्लाह अकबर, बहुत सारी चीजें थी। मैं छोटा था उसमें, मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था वो क्या, लेकिन एक घबराहट, एक डर मेरे दिमाग में आ रहा था, वो क्या। तो इसी बीच में अब मीटिंग स्टार्ट हो गई कि अब हमने बचना कैसे, मरना तो है ही है, बचना कैसे है। तो हमारे घर
और मेरे अंकल्स के घर के बीच में एक फायर गया था, एक डेढ़ मतलब 1.5-2 फुट का रहा होगा वो, उसमें लोग कूड़ा फेंकते थे। हम्म। तो मेरे फादर ने मतलब मेरे फादर और मेरे ताऊजी आपस में बात करने लगे, बोला हमें तो मारेंगे ही मारेंगे आज के दिन, लेकिन लेडीज को और बच्चों को बचाएंगे, क्योंकि इज्जत की बात थी लेडीज को। तो इनको हम वहाँ फायर गैप में उसी कूड़ेदान में, कूड़ेदान कह सकते हो, उस कूड़ेदान में फेंक। तो मेरी मम्मी कहने लगी नहीं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, आपके बगैर तो हम रह नहीं सकते। बोला नहीं जी, तुम्हें इज्जत बचानी है, वो सबसे बड़ी चीज है। आप अगर हम सारे उधर छुप गए, वैसे छुप भी नहीं सकते थे, इतनी जगह थी नहीं, अगर हम सारे भी छुप गए तो ये पता चल जाएगा कि ये छुपे हुए हैं, ऐसे पता चलेगा कि इस घर में 2 आदमी है, दोनों को मार दिया, बाकी थे नहीं परिवार में और कोई। तो ये उनकी मीटिंग चल रही थी। तो ये मीटिंग जब चल रही थी, हम छोटे छोटे बच्चे थे, मैं था, मेरा छोटा ब्रदर था, हमें समझ नहीं आ रहा, तो मुझे ये लगा कि अब तो डैडी और ताऊ जी को उनको मार दिया। तो उसके बाद रात में क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। मैं सुबह जाके 11-12 बजे मेरी नींद खुलती है, मैं बीमार पड़ गया था, मुझे फीवर आ गया था और मेरे को पानी की पट्टियां डाल रहे थे, और मैं देख रहा हूँ मेरी मदर नहीं है। वो कल का जो डर था, मुझे लगा शायद उनको मार दिया, तो मैं खड़े हो गया, मम्मी का कहते नहीं नहीं कर्फ्यू लगा हुआ है बाहर, वापस में बोलने लगे, मुझे समझ तो थी नहीं कि कर्फ्यू वर्फ्यू क्या चीज़ है। तो अगर कर्फ्यू वर्फ्यू लगा हुआ है तो जेंट्स को बाहर नहीं जाने देंगे, तो मदर मेरे लिए मेडिसिन और दूध कुछ खरीद दिया। तो उसके बाद फिर आस्ता 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 हमारे मोहल्ले में लोग निकलते गए। मेरे फादर गैजेट ऑफिसर थे, मेरे ताऊजी प्रोफेसर थे, तो वो उनका यही कहना था इंडियन आर्मी आएगी, 2-3 महीने का खेल है, सब ठीक हो जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन मेरी मदर जो थी वो डोगरी थी, जम्मू की थी। तो हम मेरे ननाल वाले वहाँ आते रहते थे, तो हमें कुछ मुसलमान आते रहते थे हमारे घर में, कहते थे आपके घर में जम्मू से लोग आ रहे हैं, डोगरे आ रहे हैं या आरएसएस वाले आ रहे हैं। तो लोगों में ये है कि आरएसएस वाले इनके घर आते हैं, तो आप निकल जाइए यहाँ से, नहीं तो आपको मार देंगे। तो समझ में नहीं आ रहा था वो क्या रहा है ऐसे। वो मेरे डैडी की पोस्टिंग भी इधर ही थी, कह रहे जी आप निकल चलिए, क्योंकि बातें चल रही हैं मस्जिदों में, ये बातें चल रही हैं, आपका नाम आया हुआ उधर, कुछ वेल विशर्स भी थे, तो आप निकल जाइए। तो हमने रातों रात, दिन में तो निकलना बड़ा मुश्किल था सबके सामने, तो रात में हमने एक टैक्सी बुक की, उसमें 2 ब्रीफकेसेस कपड़ों के लिए, और हम रातों रात वहां से निकल गए। और दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैंने क्यों आपको बोला एक बच्चे की तरफ से, लोग प्रॉपर्टीज की लॉस हो गया, पैसे का लॉस हो गया, वो बड़ों के लिए था, एक 6 साल के बच्चे के लिए वो लॉस नहीं था, लेकिन मेरे लिए जो लॉस था वो मेरे खिलौने थे। मैं जब टैक्सी में रात में वापस हम जम्मू की ओर आ रहे थे, तो मैं रात भर ये सोच रहा था कि मेरा ये खिलौना भी रह गया, मेरा ये भी रह गया, मैं सुबह किससे खेलूंगा। मेरे फ्रेंड्स जो थे, मेरे कजन्स वजन्स, वो भी आधे चले गए होते, उनका पता ही नहीं था वो कहाँ गए हुए हैं, जो वहां थे उनसे भी बिछड़ रहा हूँ, तो मैं तो बिल्कुल अकेला हो गया, मैं करूंगा क्या? तो ये हालत थी मेरे लिए। सबसे बड़ा लॉस मेरा बचपन था, मेरे वो खिलौने थे जो मैं वहां से छोड़ अब गया। अब सर 36 साल हो गए, जम्मू मेरा घर है, यहाँ मैं भला पड़ा सब कुछ, तो मुझे शायद वो फील ना हो कि मुझे वापस जाना है, लेकिन हाँ मैंने वो दर्द देखा है मेरे अपने पेरेंट्स के। मेरे डैडी जब तक वो जिंदा थे यही था कि हमें वापस जाना, हमें वापस जाना। तो वो इसी आस में उनकी डेथ भी होगी। इवन मेरी मदर जो कि एक डोगरी थी, उनको हमारे रिलेटिव सब कहते थे आपके लिए तो अच्छा हुआ, आप तो अपने वतन में आ गए, आपको किस चीज की टेंशन है। और वो कहती थी मेरी नानी ने, जब मेरी शादी हुई थी, मेरी नानी ने कहा था तू उधर डोली च गई थी है, उन करो अर्थिश निकलना, लेकिन वो नहीं हो पाया। वो मैं इधर मेके में हूँ, मुझे अपने ससुराल से मरना था, तो उनकी भी डेथ हो गई। मतलब वो भी इसी आस में रह गई कि मुझे ससुराल में ही मरना है, और वो भी पूरा नहीं हो पाया। तो ये दर्द जो है, जो मेरे हिस्से मतलब हमारी जनरेशन से जिन्होंने वहां अपनी लाइफ गुजारी है, वो सबसे बड़ा दर्द वो है। इसमें पॉलिटिक्स हो रही है, वो हो रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन एक पेड़ को अपने जमीन से उखाड़ कर कहीं और आप ले जाओ। आज कश्मीरी पंडित सारे सक्सेसफुल है, सब कुछ है उनके पास, वो चीजें, लेकिन एक पेड़ को जब उखाड़ के दूसरी जगह ले जाता, वो पेड़ वैसे नहीं खिल पाता। चिनार के पेड़ आज हमने जम्मू में भी उगा रखे हैं, दिल्ली में भी हमने शो पीस के लिए उगा रखे, लेकिन वो ऐसा शो पीस है। जो कल्चर, जो पहनावा, रहन सहन, खान पीन, क्लाइमेटिकल कंडीशन जो उन्हें चाहिए थी वो नहीं हो पाई, और इससे एक पूरी कम्युनिटी डिस्ट्रक्शन की। और मैं इसमें एक चीज आप मैं बता दूं कि मैक्सिमम लोग कहते हैं कि कश्मीरी हिंदू या कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित ही नहीं थे। हाँ, क्वांटिटी उनकी ज्यादा थी, तादाद ज्यादा थी, लेकिन जो राजपूत वहां रहते थे, हिंदू राजपूत, वो माइग्रेट हुए। कश्मीरी मुस्लिम्स
2000 फैमिलीज इस टाइम पे रजिस्टर्ड है वो हुई। क्योंकि हमारे देश की विडम्बना, सबसे बड़ी विडम्बना ये रही है, सनातनी और देशभक्त हिंदुस्तानी दोनों के लिए देश में कोई कदर नहीं। जो मुसलमान यहाँ अभी 1500 फैमिली रजिस्टर्ड है उनके बारे में आज तक किसी ने बात ही नहीं की। वो वापस जा भी सकती हैं क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी के, लेकिन उन्हें भी डर है। कश्मीरी पंडित है, उन्हें भी डर है, जाएंगे तो वहां में पहले मार देंगे, क्योंकि आप तो हाईलाइटेड है कि ये भाग गए थे वहाँ, ये जनसंघ, वो आरएसएस नहीं कहते, वो जनसंघ कहते हैं, जनसंघ की है, हिंदुस्तानी है। तो राजपूत कम्युनिटी थी, सरदार पर कम्युनिटी। बहुत से मुस्लिम धार्मिक गुरु हैं, जहाँ मुस्लिम नेता हैं जो कहते हैं कि कश्मीरी पंडित अगर आएंगे तो हम बाहें फैलाकर उनका इंतजार कर देंगे। सर ये तो कहने की बात है, लेकिन जब ये जहां जहां से स्टार्ट हुआ, मस्जिदों से ही स्टार्ट हुआ। अगर उस टाइम पे वो बड़े बड़े जो उनके स्कॉलर्स थे, मौलवी थे, अगर वो उस टाइम पे इस चीज को सपोर्ट नहीं करते तो शायद ये चीजें आगे नहीं बढ़ती। वहां का मुसलमान भी इस चीज से पिस गया। लेकिन जब इन मौलानों ने कुछ 10-20% लोग जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका सपोर्ट किया, उन्हें हेल्प की, जिसमें पॉलिटिशियंस भी है, पॉलिटिशियंस ने भी उनको सर पे चढ़ा दिया, उनको इतना हाईलाइट कर दिया कि नॉर्मल मुसलमान की भी बात नहीं सुनी गई। वो भी डर की वजह से, अगर कोई मुसलमान कभी भी आवाज उठाता था उसे मुखबिर के नाम से मार दिया जाता था। कितने लोग, हजारों की तादाद में मुसलमानों को सिर्फ इससे मारा गया कि वो मुखबिर है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आपका घर है, आपका रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, वो सब के सब जो चले आए, कुछ निशानियां, कुछ चीजें ऐसी पीछे रह जाती हैं जो ताउम्र नहीं भूलती। जैसा आपने कहा, बचपन के वो दोस्त, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए कोई धर्म नहीं होता। सर हाँ, सारे थे। क्या वो दर्द है? जी सर, वो दर्द तो मैं आप अभी भी आपसे यही कह रहा हूँ कि 36 साल हो गए मुझे जम्मू में रहते हुए। कश्मीर की मुझे एबीसीडी भी नहीं पता कौन सा इलाका है मेरा, इवन मेरा घर कहाँ पे है। लेकिन वो रात मुझे आज भी नहीं भूलती। मेरे को वो टीचर्स अभी याद आते हैं जिनके पास मैंने पढ़ा था, और मेरे को एक उम्मीद रहती कि कभी मैं उस टीचर से मिलूं। 36 साल हो गए, उनमें से कौन रहा कौन नहीं मुझे नहीं पता। कितने मेरे पड़ोसी थे जिनसे मैं आज तक मिला ही नहीं हूँ कभी। गए क्यों नहीं? सिर्फ वही डर था एक, कि मार देंगे वहां पे, क्योंकि मिलिटेंसी अभी भी खत्म नहीं हो रही। और जो भाग गए थे वो तो हाईलाइटेड थे कि ये वहां से भागे हुए हैं, ये तो आरएसएस के लोग हैं, ये जनसंघी लोग हैं, ये हिंदुस्तानी। क्योंकि वहां तो आज भी अगर आप जाओगे ये बात तो उठती है कि तुम लोग तो हिंदुस्तानी हो, तुम तो आरएसएस के हो। ये बात तो आज भी उठती है। हम चाहे आप पॉलिटिकली ये चीजें माने या ना माने, सामने हम कहे ना कहे, लेकिन ये बातें वहां उठती है। हल क्या है? सर पॉलिटिकली हल तो सब ये कहते हैं हालात ठीक होंगे, सब कुछ होगा, ये होगा, वो तो तभी होगा। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो है माइग्रेंट्स का। अपने ही देश में छोड़िए, अपनी ही स्टेट में खाली कश्मीरी पंडित विस्थापित नहीं है, यहाँ 2000 फैमिलीज डोडा की भी विस्थापित है। बिल्कुल यहाँ है। रियासी में लोग रह रहे हैं, वो भी विस्थापित है, और उनको सुध लेने के लिए गवर्नमेंट ने कभी भी आगे नहीं है। उनकी हालत आप रियासी में जाइए, आप डोडा वाले माइग्रेंट्स का देखिए, कश्मीरी पंडित्स का देखिए, उनकी सुध आज तक किसी ने नहीं ली। अगर गवर्नमेंट कोई हेल्प किसी भी माइग्रेंट को करती है, चाहे वो पीओके के विस्थापित जो आज तक बेचारे लड़ रहे हैं, तो वो उनपे एहसान नहीं कर रही है। गवर्नमेंट का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं होता, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी लाइफ का सेफगार्ड करना भी होता है। अगर गवर्नमेंट उस टाइम ये चीजें नहीं कर पाई तो आज तो उन्हें रिहेबिलिटेट करने की कुछ पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। विकास, एक दर्द विस्थापन का, एक दंश बचपन खो जाने का, एक वो काली रात का साया, वो दृश्य जो जब वो सामने आता है, जब रात को सोते हुए डर लगता है, आंसू निकलने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश होती है। क्या आज वो स्थिति होती है कभी कभी? सर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो जिन पे आपका कंट्रोल नहीं रहता। वो रात, वो भयानक रात, काली रात जो है, मैं हमेशा उसे भूलना चाहूँ। लेकिन हर बार रात में मुझे वो सपने फिर से आ जाते हैं और मैं जागता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस चीज से। क्या आंसू निकलते हैं? जी सर, अभी भी? अभी भी सर। जबकि मेरा इंटरनली जैसे मेरे पेरेंट्स का लगाव कश्मीर के साथ है, शायद मेरा ना हो, लेकिन वो रात, वो चीजें, फीलिंग्स जो है वो रोने पे मजबूर कर देती है। कई बार इंटरनेट में पढ़ते हैं कि वो कहानी, गिरजाधर की कहानी, वो शालिनी भट्ट की कहानी, वो मट्टू की कहानी, वो टिकालाल टपलू की कहानी देखे ना हो, लेकिन जब वो जहन, वो रात सामने आती है उस समय दिमाग में, तो उस समय क्या लगता है?
सर मैं वही कह रहा हूँ कि ये कहानियां जब मैंने सुनी, क्योंकि उस टाइम तो मैं छोटा था, जब मैंने टीवी पे ये चीजें देखी, तो वो रिलेट हो रही थी मेरी उस कहानी से कि जब मैंने वो चीज सोची थी कि मेरे पेरेंट्स को मार दिया जाए, तो मेरे लिए वो सीन्स बिल्कुल क्रिएट हो जाते थे कि शायद मैं भी उनमें से ही। हम्म। इवन जब कश्मीर मूवीज की फाइल आई, उसमें जो जो चीजें हुई, तो हर किरदार में मुझे लग रहा था कि ये आपने फिल्म मेरे देखी? साथ। जी सर। उस समय जब फिल्म देखी उस समय क्या सर क्या चुभन महसूस? मैं रोते हुए निकला और मेरे बच्चे मेरे पे हंस रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये चीज देखी नहीं, वो यहाँ वाले पड़ी, वो हंस रहे थे, कह रहे क्या पापा मूवी को देखकर कोई हॉरर मूवी थोड़ी थी जो आपने इतना रो रहे हो। लेकिन वो चीज ये समझ नहीं पाए, उसका जो एक एक किरदार था वो मैंने महसूस किया हुआ है। उसमें एक बच्चा था जिसको क्रिकेट के लिए, ये हालत मेरे साथ भी हुई थी, हम अपनी गली में क्रिकेट खेल रहे थे और एक मुस्लिम बच्चा आया और उसने मुझे कहा काफिर। मुझे काफिर समझ नहीं आया कि काफिर का मतलब क्या होता है, मैंने सुना कपिल, हम्म। मुझे लगा शायद कश्मीरी में कोई गाली होती है, तो मैंने उसको वापस बोल दिया कि तू कपिल है। मैंने कपिल बोला, लेकिन उसने सुना कि काफिर, क्योंकि उसने तो काफिर ही कहा था, वो मेरे साथ झगड़ पड़ा। तो जब कश्मीर फाइल्स में मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी, तो मुझे लगा ये तो मेरे साथ हो चुका है, ये तो मेरी फिल्म है। मतलब बहुत कुछ चीजें थी उसमें, उसमें तो शॉर्टकट्स में दिखाए थे, लेकिन उससे ज्यादा चीजें मैं महसूस कर चुका था। मेरे कई रिलेटिव्स थे जो इस वारदात में मारे भी गए थे, दूर के रिलेटिव्स ही थे, लेकिन जिनसे मैंने कहानियां सुनी थी कि हमारे साथ ऐसा हुआ, चाहे बंदा हमारा था, मेरे सरदार दोस्त थे, उनकी फैमिलीज थी छठी सिंहपुरा की, उनसे मैंने ये कहानी सुनी थी, तो मुझे पूरा रिलेट हो रहा था कि ये तो मेरे साथ ही हुआ। और मैं थिएटर से जब निकला, मैं रोते हुए निकला और मेरे बच्चे मेरे पे हंस रहे, क्योंकि उन्होंने ये चीज झेली नहीं है, और जिस मैंने ये झेली थी। और मैं आज भी कश्मीर कई, उसके बाद में कश्मीर एक दो बार गया भी, और जैसे मैं कश्मीर एंटर होता हूँ, वहाँ बड़े बड़े मकान देख रहा हूँ जो खंडरात बन चुके हैं। अपना घर मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन जैसे मैं कश्मीर जाता हूँ, लाल चौक में कई कश्मीरी बंधुओं के मकान ऐसे वीरान पड़े हुए, खंडर पड़े हुए, तो मुझे लगता है ये खंडार जो है ये तो हम ही है, हमारी हालत तो यही हो चुकी है आज। बस इतना ही कहता विस्थापन उम्र का भी होता है, विस्थापन बचपन का भी होता है, विस्थापन शहरों से गांव की ओर भी होता है, और सबसे बड़ा विस्थापन होता है अपनी जन्मभूमि को छोड़कर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ उस घर को छोड़कर आना, जिस घर को बनाते हुए कई उम्मीदें जो थी उस परिवार के पास थी। विस्थापन वो जो कभी ना बोल पाए, विस्थापन वो जो अभी तक कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो हैं वो अपने अंदर उस दर्द को समेटे हुए हैं। विकास की तरह और भी बहुत से लोग होंगे, बहुत सी कहानियां हैं, बहुत से घर अभी ऐसे हैं, बहुत से वो भी कश्मीरी पंडित हैं जो टेंटों के भीतर रहकर आज बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ तक की पोस्ट पर पहुंचे हैं, पढ़ लिखकर मेहनत करके। लेकिन विस्थापन का दंश आज भी उन्हें खलता है, आज भी वो झेल रहे हैं। आखिर ये विस्थापन कब खत्म होगा? क्या कश्मीरी पंडित आज भी घाटी वापसी चाहते हैं? क्या जिस तरह से यहाँ पर बयानबाजी होती है, जिस तरह से सरकार की ओर से पैकेजों को लेकर आपस में खींचातानी होती है, उसी बीच में ये भी सवाल उठता है, क्या हर कश्मीरी पंडित वापस जाना चाहता है? मेरा जाते जाते आखिरी सवाल एक विकास से और होगा, उसके बाद क्लोज करेंगे। विकास की एक पीढ़ी जो उस समय थी, जी। जो बाप दादे चाचे ताए मामे थे, जिनकी एज उस समय 40 42 50 के मध्य थी, वो लोग घाटी छोड़कर आए बच्चों के साथ। एक पीढ़ी जो साथ लेकर आए, एक पीढ़ी जो यहां पर पैदा हुई, जी। तीन पीढ़ियां हैं जो उस समय बचपन का विस्थापन जैसे आपका है, फिर एक बच्चा यहां पर पैदा होता है, तो तीनों पीढ़ियों के बीच में एक पीढ़ी आस्ता आस्ता चली गई है, दो पीढ़ियां हैं। तो घाटी वापसी को लेकर इन दोनों पीढ़ियों के बीच में क्या अंतर युद्ध चल रहा है, आपस में क्या वो युद्ध चलता है? सर कहने के लिए तो सब कहते हैं कि वापस जाएंगे, लेकिन 36 साल में सब कुछ बदल गया। मेरा खान पीन, मेरा कल्चर, मेरा रहना, मैं इन गलियों में पला बड़ा हूँ। मेरे को अगर आज बोलेंगे कि कश्मीर जाना, तो मेरे लिए फिर से एक विस्थापन। फिर वापस जाना एक विस्थापन होगा, क्योंकि इतना लंबे समय जो है वो यहाँ पर गुजार चुके हैं, बचपन यहीं पर बीता है, दोस्त यहीं पर हैं, कामकाज यहीं पर है, पड़ोसी अब नए हैं, उनके साथ अपने रिश्ते हैं, यहाँ रिश्तेदारियां हो चुकी हैं, बहुत से घरों के भीतर लड़कियों की शादियां हैं, लड़कों की शादियां हैं। तो अगर फिर घाटी जाना है तो एक विस्थापन और हो सकता है। इसी के साथ ही विराम लेते हैं साथियों।
धन्यवाद।